हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हमने काफ़ी सारी क्लासेस कर ली हैं, 50+ क्लासेस हम कर चुके हैं। और उसी सीरीज़ में आज की हमारी ये नेक्स्ट क्लास है, जो कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कल कर लिया था, और आज की वीडियो में उसके बाद के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। और आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले जो भी आपसे पूछे गए थे, उन सभी को सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम में। और अभी भी आप लोगों के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि यस, हमको आपका समझाने का तरीका अच्छा लगता है, हमें समझ में आ रहा है। तो ये पॉजिटिव कमेंट्स देखकर फ्रेंड्स मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है, तो हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्योंकि मैंने ये ऑफिशियली लिए हुए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, और अगर आप लोग कहें तो मैं इनको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इनमें ना आपको आंसर नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि, यानी कि आपको ये बताना है पोर्टफोलियो क्या चीज़ है। और पोर्टफोलियो क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार समझाई भी है कि ये जो पोर्टफोलियो होता है फ्रेंड्स, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्टफोलियो है, इससे आपका सिर्फ सीडीपी में ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी में क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आपने अगर सीडीपी को स्ट्रांगली समझ लिया ना, तो आप हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये सारे सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाता है। तो ये मेनली एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है, और ये हर बच्चे का अलग अलग बनता है, मतलब सेपरेट हर बच्चे का बनता है। ये क्यों बनता है, इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें लिखी होती हैं, वो समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हर बच्चे का एक डॉक्यूमेंट बनता है ना, इस डॉक्यूमेंट को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आने वाले फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या चीज़ें अचीव कर सकता है, मतलब उसका मोटिव क्या है, वो सारी चीज़ें आप उस डॉक्यूमेंट को देख के बता सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, उस डॉक्यूमेंट के अंदर बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ नोट करी जाती हैं। जिस दिन बच्चे ने स्कूल में एंटर किया, स्कूल में एडमिशन लिया, तब से लेकर के जब तक बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे 2 साल पढ़े, 4 साल पढ़े, 10 साल पढ़े या 12 साल पढ़े, तो जब तक बच्चा स्कूल में है, जब तक वो अपना नेम कटा करके दूसरे स्कूल में नहीं जाता है, तब तक की उसकी सारी एक्टिविटीज़ उसमें नोट डाउन करी जाती हैं। बच्चा लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, टीचर को कितनी रिस्पेक्ट देता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर स्कूल में जो कंपटीशन होते हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करता है या फिर नहीं करता है, और वो पढ़ाई में कैसा है, एजुकेशन में कैसा है, उसको चीज़ें कैसे समझ में आती हैं, उसका दिमाग किस तरीके का है, किस लेवल की चीज़ें हैं। मतलब बच्चे की ओवरऑल एक्टिविटी और उसका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसके बारे में हर एक पॉइंट इस पोर्टफोलियो में लिखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। और वो डॉक्यूमेंट आपका क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि उस पोर्टफोलियो को देख करके ना एक टीचर जो है ये अनुमान लगा सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि वो जितने साल भी स्कूल में पढ़ता है, उसकी हर एक एक्टिविटी को टीचर के द्वारा नोट करा जाता है उस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और ये हर बच्चे की अलग अलग बनती है। और देखिए, सीटेट में एक मैथ्स पेडागोजी में सिंपली एक आपका क्वेश्चन बना था ऑनलाइन वाले शिफ्ट में कि जो पोर्टफोलियो होता है, ये हर बच्चे का अलग अलग होता है या फिर सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए एक जैसा, तो आप ये नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, ये हर बच्चे का अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, व्यक्तिगत होता है। ठीक है, ये होता है पोर्टफोलियो। तो आपको बताना है कि पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली क्यों है, इससे क्या मिलता है, आपसे ये पूछा है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, अब आप अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे का, मैंने आपको कहा ना, डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें नोट डाउन करी जाती हैं। जैसे बच्चे का कोई टेस्ट लिया, उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन के बाद जो चीज़ें आती हैं वो भी उसमें लिखी जाती हैं। दूसरा है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जी हाँ, अभी मैंने आपको समझाया कि छात्र की जो प्रोग्रेस है,
वो सारी उसमें नोट डाउन करी जाती है, तो ये हम उससे बता सकते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही यहाँ पर सही नहीं होगा फ्रेंड्स। वो अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि जो प्रक्रिया होती है उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। अब ये उत्पाद और प्रक्रिया क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्कूल में गए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाने की प्रोसेस है, यानी कि ये लर्निंग की प्रोसेस है, ये अधिगम की प्रोसेस है। और जब अधिगम आपका पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हमको उत्पाद मिलता है। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट, तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो पोर्टफोलियो है, सिर्फ प्रोडक्ट पाने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी प्रोसेस भी देखी जाती है उसमें। तो इसीलिए ये यहाँ पर सही नहीं होगा कि ये सिर्फ अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग से लेकर के पूरी प्रोसेस, वो पढ़ने में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ओवरऑल चीज़ें देखी जाती हैं, तब लास्ट में जाकर एक उत्पाद बनता है। टीचर ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि बच्चा जो है किस तरीके का है और भविष्य में क्या बन सकता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ना कि सिर्फ उत्पाद है। तो इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। डी है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। जी हाँ, यानी कि छात्र जो अधिगम कर रहा है, जो लर्निंग की प्रोसेस है उसके बारे में एविडेंस देता है, यानी कि वो ठोस प्रूफ पेश करते हैं कि बच्चा इस तरीके का है, इस तरीके से बच्चा अधिगम करता है। होता है ना, किसी की एबिलिटी होती है एक ही बार में चीज़ों को समझ लेने की, और कुछ बच्चे होते हैं किसी चीज़ को समझने में उन्हें 2-3 बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम प्रूफ दे सकते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ से हो गया एलिमिनेट। तो अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसमें दिया हो ए, बी और डी। अब ये कहाँ है, चलिए एक बार ढूंढ लेते हैं। ये हमको मिल रहा है ऑप्शन 4 में, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल से पढ़ने का ना आपका यही बेनिफिट है कि यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा एक महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? महारथ लक्ष्य अभिविन्यास मतलब होता है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। पहला है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, या फिर अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो देखिए, यहाँ पर असफलता या सजा, ग्रेड प्राप्त करना, ये सब इसका उद्देश्य नहीं होता है, और ना ही दूसरों के साथ कंपटीशन की भावना होती है। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या होता है? फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। मतलब मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या होगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेना, महारत हासिल कर लेना। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते होंगे, है ना, मास्टरी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी लेते हैं। हम कहते हैं ना मास्टर डिग्री है, या तो एमए होगा या एमएससी होगा, एमकॉम होगा, इस तरीके से वो मास्टर डिग्री होती है। वो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम अपनी स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं। सपोज करिए आपने एमएससी करा है। अब एमएससी आप किसी एक सब्जेक्ट में ही करेंगे। सपोज कीजिए आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री से। आप एमएससी केमिस्ट्री से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप केमिस्ट्री में अपनी स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं, मतलब केमिस्ट्री में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। तो यही होता है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, किसी एक चीज़ पर मास्टरी हासिल करना, यानी कि उसको गूढ़ता से समझना, पूरा डीपली पढ़ना, जिससे कि उसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, मतलब उसमें आप मास्टर बन गए हो, उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। ये होता है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो आपसे पूछा है कि ये किस चीज़ का वर्णन करता है, तो ये वर्णन करता है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ठीक है। तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में ही देख लेते हैं, चलिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी में ही कंफर्टेबल होंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। आलंबन यानी कि हेल्प करता है उसको, ठीक है, स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, चलिए, ये रहा, यहाँ पर लिखा है ये स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है बच्चे को हेल्प करना या फिर आलंबन प्रदान करना, हिंदी में कहा जाता है, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, या शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो बताइए। अब देखिए यहाँ पर ना आपको 3 ऑप्शन पॉजिटिव लग रहे होंगे। ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ये भी पॉजिटिव लग रहा है और ये भी पॉजिटिव लग रहा है। ये तो वैसे ही नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सख्ती अपनाई जा रही है। ठीक है, तो सख्ती तो नहीं अपनानी है। अब इसको आपने क्या करना होगा ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना होगा जो कि इसके लिए सही बैठेगा। तो जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, उसमें शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका ये होती है कि वो बच्चों को प्रयोग करने के लिए अनेक सामग्री प्रदान करें, अलग अलग प्रकार की सामग्री देंगे। ठीक है, जैसे किसी को आप बहुत सारी सामग्री होती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लाइक अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, या फिर आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर क्या करेंगे, बच्चों को आलम्बन देंगे। अब ये आलम्बन क्या है? ये स्कैफोल्डिंग है, जिसे हम कहते हैं हेल्प करना बच्चों को। जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर बच्चे को हेल्प करना, ये काम होता है टीचर का। ठीक है, और टीचर एक संसाधन के रूप में है, यानी कि एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। रिसोर्स मतलब क्या होता है? आवश्यकता पड़ने पर बच्चे की हेल्प करना। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये ना क्वेश्चन पेपर इसमें बहुत छोटा छोटा सा लिखा है, इसको आप मैनेज करते हुए चलिए। इसके बाद के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उनमें आपको बड़ा ही दिखेगा। पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि किसको एनकरेज कर रहे हैं आप, बताइए। पहला है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, तीसरा है जेंडर पहचान को मजबूत करना, और चौथा है जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि पाठ्यपुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। हम किस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं? जेंडर रूढ़ियों पर हम सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। मैंने आपको हमेशा बोला है, जेंडर वाला जो चैप्टर है ना, जेंडर बायसनेस, जेंडर रोल, लिंग भूमिकाएं करके, उस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जो जेंडर रूढ़ियाँ क्या है हमारी, जो जेंडर स्टीरियोटाइप हैं, किसी एक लिंग की तरफ झुकना। जैसे मोस्टली क्या होता है, यही कहा जाता है, लड़कियों की तरफ झुका जाता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए हैं, बाहर का काम लड़कों का है, रोने का काम लड़कियों का है, लड़के नहीं रोते हैं। इस तरह की चीज़ें, ये जेंडर रूढ़ियाँ हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं ये इलॉजिकल चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं लोगों के दिमाग में। पहले जब तक ये बहुत चलता था, अब तो बहुत हद तक ये चीज़ें कम हो गई हैं। लड़कों को बोला जाता था कि लड़कियों की तरह रो मत। अब ये क्या बात हुई? क्या सिर्फ लड़कियां ही रो सकती हैं, लड़के नहीं रो सकते? इमोशन तो सबके अंदर होते हैं, इमोशन तो ह्यूमन के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, तो लड़के क्यों नहीं रो सकते? ये क्या बात हुई कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर सवाल उठाना यही हमें ये दर्शा रहा है। तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, और ये बिल्कुल सही बात है, इसको लेकर सवाल उठाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम पहुँचे हैं, जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। बताइए। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक और बीजगणित और गणना, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक संरक्षण और क्रमबद्धता, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक बीजगणित और गणना, एंड चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक संरक्षण और क्रमबद्धता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की जो क्षमता होती है, वो बच्चे के अंदर आती है। कब? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर ये गुण आता है, और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। क्या सीखने में? बीजगणित और गणना करना, इन चीज़ों को सीखने में वो सक्षम बनाती है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक आपका, चलिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। SPCF, पहला सेंसरी मोटर संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था।
तो इन अवस्थाओं को आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट में सिंपली ये भी पूछा है कि इनका जो सही क्रम है वो बताइए। तो क्रम आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। कैसा व्यवहार दिखा रहा है? देखिए, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? बताइए, क्या ये दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, या भाषा संबंधी हैं, या स्वलीनता विकार है, या फिर संचार संबंधी विकार है? तो ये कौन सा विकार है? सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? सिंपली देखिए, आँखों को बार बार वो मूंद रहा है, आँखों में लाली या सूजन हो रहा है, और सिर को अजीब स्थिति में पकड़ रहा है। दैट मीन्स उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, विजुअल प्रॉब्लम्स, दृष्टि संबंधी समस्याएं हो रही हैं। इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम आइज से रिलेटेड हो रही हैं, है ना। इस तरीके से कॉमन सेंस का यूज़ करके भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर हम अदर चीज़ों की बात करें तो भाषा की समझ की समस्या, जहाँ पर बच्चा भाषा को समझ नहीं सकता ईजिली। नेक्स्ट है स्वलीनता विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये सब मैंने आपको करवाए हुए हैं। संचार संबंधी विकार, जब बच्चों कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है? जब बच्चा एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता है, ठीक है, उसे कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है, ये चीज़ें हैं। तो स्वलीनता विकार क्या होता है? ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट वाला, असर्शन और रीजन से पूछा है। चलिए देख लेते हैं। अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समावेशी क्लासरूम यही कहती है कि आकलन में अनुकूलन करो। अब कहने का मतलब है, जो भी हमारी रणनीतियाँ होती हैं ना, स्ट्रेटजीज होती हैं पढ़ाने की, और जो सीखने के लक्ष्य होते हैं, इन सभी को लेकर क्या करना है? इनको अनुकूल बनाना है बच्चों के लिए, और सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर समान शिक्षा देनी है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही ये होता है बच्चों को समान अवसर देना, ठीक है, और सभी को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना बिना भेदभाव किए हुए। तो ये तो सही है अभिकथन। कारण देखिए, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। क्या ये ऐसा करता है? जी नहीं, समावेशन का दर्शन ये करता है, आप ऐसा हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते, ये चीज़ इसमें सही नहीं होगी, ठीक है। समावेशन का जो दर्शन है वो ये चीज़ें नहीं कहता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत है, जो कि हमको ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखिए, ये मैंने आपको काफ़ी बार करवाया भी है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो आंसर क्या होगा? पहला है अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, या भौतिक वातावरण बस बाहर बाहर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है ना, अधिक जानकार जो अन्य व्यक्ति होंगे उनके साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति बच्चे से ज़्यादा जानता है उससे बच्चे ज्ञान ले सकते हैं अंतःक्रिया करके और लाभान्वित हो सकते हैं, और उन कार्यों को कर पाते हैं जो कार्य उनके विकास के क्षेत्र के क्या हैं? अंदर हैं, उनके दायरे में हैं। जो काम वो कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं? अधिक जानकार व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति को उस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज होगी उसके द्वारा, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हैं जिनको ड्राइविंग करनी नहीं आती। अब ड्राइविंग में कुछ भी आ सकता है, साइकिल भी आ सकती है, बाइक भी आ सकती है, आपका ट्रक भी आ सकता है, कार भी आ सकती है, ठीक है। अब एक व्यक्ति को ड्राइविंग नहीं आती है, उन्हें ड्राइविंग सीखना है। अब वो ड्राइविंग कैसे सीखेंगे? वो तभी सीख पाएंगे जब उनको कोई सिखाएगा, और जो सिखाने वाला क्या होगा? सिखाने वाला व्यक्ति उनसे अधिक जानकार होगा, ठीक है। जब वो उनसे अधिक जानकार होगा, उनको ड्राइविंग आती होगी, तब तो वो उस व्यक्ति को सिखा पाएंगे। सेम यही चीज़ें हैं कि टीचर जो हैं बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, इसलिए वो बच्चों को सिखा पाते हैं।
और वो सीखना बच्चे के दायरे में है, उसके अंदर है, वो सीख सकता है उस चीज़ को। सेम वही ड्राइविंग करना उनके दायरे में है, वो सीख सकते हैं, उन्हें पता है कि मैं ड्राइविंग करना सीख सकता हूँ, बस मुझे कोई हेल्प दे दे, यही चीज़ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, ठीक है, और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? बताइए कौन सी होगी। पहला है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। जी नहीं, बच्चे को आप बार बार करने को काम दे रहे हैं, बार बार करने से बच्चे का ध्यान थोड़ी केंद्रित हो जाएगा, बच्चा तो और ज़्यादा बोर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, यानी कि आप सख्ती पेश कर रहे हैं, बच्चे के साथ कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये तो सही लग रहा है। फिर भी लास्ट ऑप्शन देखेंगे एक बार, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई। जी नहीं, अगर आप ये सब हरकतें करेंगे तो फिर टीचर होने का आपका फ़ायदा क्या है? टीचर का काम क्या होता है? बच्चे को चीज़ें समझाना, बच्चों को समझाना कि हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें लाइफ में हमें काम आएंगी, इस तरह की चीज़ें, ना कि उनके ऊपर आप सख्ती से पेश आ रहे हैं या उनको दंड दे रहे हैं या उनके मम्मी पापा से शिकायत कर रहे हैं। ये सारी हरकतें एज अ टीचर नहीं करनी है। ठीक है, जब आप टीचर बनेंगे ना, आप भी ये सब मत करिएगा। कोशिश करिए कि बच्चे को आप खुद हैंडल करें, इसीलिए तो आप शिक्षक हैं, शिक्षक इसीलिए तो बोला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वनियमन और स्वयं समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। मतलब देखिए, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इसके लिए आप बच्चों को टाइमर दे सकते हैं कि बच्चों इतने टाइम के दौरान आप काम करने की कोशिश कीजिए, खुद से करिए, इस तरह की चीज़ें कहनी है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट वाला है, असर्शन और रीज़न वाला। तो चलिए इसको देख लेते हैं। असर्शन है, अभिकथन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना वहाँ पर मायने रखता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल में बने रहें, अपना अच्छा प्रदर्शन करें, स्कूल में जाकर वो बोर ना हो, तो ये ज़रूरी है कि जो बच्चे का मन है, भाव क्या होते हैं, हमारे मन के इमोशन, जैसे किसी से प्रेम करना, किसी के ऊपर गुस्सा आना, जल्दी से किसी को रोना आ जाता है, वो सब हमारे अंदर के इमोशन है। किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो हमारा जो मन है वो भी एक तरीके का इमोशन है। जब मन बच्चे का स्कूल में होगा तभी तो वो स्कूल में रहेगा। अगर बच्चे का मन ही नहीं होगा स्कूल में जाने का, रुचि ही नहीं होगी, तो फिर वो स्कूल में कैसे बने रहेगा। छोटे बच्चे कभी कभी रोने लगते हैं कि मुझे घर जाना है, रीज़न ये होता है कि उनका मन नहीं लग पाता स्कूल में। तो मन लगाना, उनके अंदर भाव पैदा करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ये जो हमारा अभिकथन है ये सही है। कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एब्सोल्युटली राइट। जो हमारे अंदर के इमोशन है वो सीखने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की रुचि नहीं है पढ़ने में, तो क्या आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे? हाँ, आप कहेंगे पढ़ा सकते हैं, 2 थप्पड़ मारेंगे और बिठा देंगे। थप्पड़ मार के आप बिठा तो देंगे, लेकिन आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा ज़बरदस्ती बैठा हुआ है। बच्चे को समझ में तब आएगा जब उसकी रुचि होगी उस काम को करने में। तो जो हमारे इमोशन होते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीखने में। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका मन है सीखने का तो आप इजीली सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या चीज़ें समझाई। तो इसीलिए पढ़ाई के दौरान भी और हर काम के दौरान जब आपका दिल और दिमाग दोनों इसमें जुटा हुआ होता है, तभी जाकर हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे अभिकथन भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या कर भी रहा है, जो कि हमको ऑप्शन 1 में दिख रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दूसरा है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और चौथा है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है।
बिल्कुल भी नहीं। याद करना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव होता है चीज़ों को सीखना। ये ऑप्शन बाहर। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, निष्क्रिय प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं। अधिगम की प्रक्रिया सक्रिय होती है। सक्रिय होना मतलब होता है बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, और निष्क्रिय होना मतलब होता है पढ़ने में बच्चे की रुचि ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती आपने बिठाया है। ठीक है, तो निष्क्रिय प्रक्रिया होगी तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब हमको ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तीनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना होगा इस कंडीशन में, जो हमको मिल रहा है ऑप्शन थर्ड में। क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से सीख रहे हैं, यानी कि बच्चा खुद करके सीख रहा है अपने एनवायरनमेंट में। जैसे आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं ना, पूरा एनवायरनमेंट बच्चों को दिखता है। आप अगर साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड ट्रिप में ले जा रहे हैं तो ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पर कुछ बोटेनिकल गार्डन्स हों या फिर जूलॉजिकल गार्डन्स हों। इन जगह अगर आप ले जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, पर्यावरण से कनेक्ट होंगे और खुद से चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे खुद से जब काम करते हैं तभी वो ज्ञान का निर्माण भी कर पाते हैं और चीज़ें सीख भी पाते हैं। यही होता है लर्निंग बाय डूइंग। क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था जॉन डीवी ने। एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में बना है कि करके सीखना का संप्रत्यय किसने विकसित किया, तो आप कहेंगे जॉन डीवी ने विकसित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका अजर्सन रीजनिंग वाला है, और आप जानते ही हैं सीटेट में ये सबसे ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं आपसे। और ये जो मैंने पेपर लिया ना, ये रिसेंटली ही आपसे पूछा हुआ था, वही पेपर मैंने उठाया है। तो अभिकथन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। ओके, एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कि बच्चों को, जैसे बच्चों को आपको सिखा रहे हैं, आप बच्चों को उतना ही सिखाओ जितना वो सीख सकते हैं, और अगर बच्चा खुद से आंसर दे पा रहा है ना, तो आप उसकी थोड़ी ही हेल्प करो आंसर बताने में। ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि अगर बच्चा खुद कोशिश कर रहा है आंसर देने की, तो पूरा आंसर एज अ टीचर आपने नहीं बताना है, आपने थोड़ा बहुत हिंट देनी है, जिससे कि बच्चा खुद ही फिर आंसर निकाल पाए। नेक्स्ट है, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि बुद्धिलब्धि को हम माप सकते हैं। बुद्धिलब्धि क्या होता है? IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट। और बुद्धिलब्धि निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था बुद्धि वाले चैप्टर में, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है बुद्धिलब्धि निकालने का? वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस फॉर्मूले में रख के आप किसी भी बच्चे की बुद्धिलब्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, मेंटल एज मतलब होता है मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब होता है वास्तविक आयु। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ना, तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे सॉरी, ये जो कारण है ये मापा नहीं जा सकता कह रहा है, ये बाहर हो गया, क्योंकि मापा जा सकता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो हम कहेंगे अभिकथन सही है, लेकिन कारण यहाँ पर गलत है। तो चलिए ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे। पहला है ए और आर दोनों सही हैं, जी नहीं। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं, नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये हमें मिल गया कि अभिकथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? सोशलाइजेशन की क्या क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बतानी है। पहला है, यह एक रैखिक प्रक्रिया है। बताइए, क्या सोशलाइजेशन एक रैखिक प्रक्रिया है? बिल्कुल भी नहीं है। रैखिक प्रक्रिया मतलब लीनियर प्रोसेस है, एक लाइन में चलता है कह रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है। बताइए, यस डेफिनेटली ये एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि सामाजिकरण आपको जैसा लगता है ना कि बहुत ईजी है, ऐसा होता नहीं है। जब आप समाज में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, तब आपको पता चलता है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। जी हाँ, क्योंकि सोशलाइजेशन बच्चे का कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल से ही होगा, नहीं, स्कूल से बाहर भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। जन्म के बाद सबसे ज़्यादा जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो बच्चे का फैमिली में होता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है, एज इट इज़ बना हुआ है कि बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है, तो आप कहेंगे फैमिली में होता है। उसके बाद उसका स्कूल में सामाजिकरण होता है, अपने दोस्तों के साथ होता है, समाज में होता है, कहीं वो घूमने जा रहा है वहाँ से उसका सामाजिकरण होता है।
वो कोई टीवी में सीरियल देख रहा है, वहाँ से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो ये क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। जी हाँ, अलग अलग कल्चर में अलग अलग सामाजिकरण बच्चे का होता है, क्योंकि देखिए हर किसी की संस्कृति अलग अलग होती है, और जिस प्रकार की संस्कृति बच्चे की होगी उसी प्रकार का सोशलाइजेशन भी बच्चे का होगा, क्योंकि हर संस्कृति में अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। एक संस्कृति ऐसी होती है, अगर आप हरियाणा में जाकर देखें तो जो वहाँ पर लेडीज़ होती हैं वो इतना बड़ा घूंघट डाल के घूमती हैं, वो संस्कृति अलग है। आप कहीं दूसरी जगह जाकर देखिए, ऐसी संस्कृति आपको नहीं मिलेगी। तो हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, इसीलिए बच्चे का जो सामाजिकरण है ना, वो संस्कृति से भी प्रभावित होता है। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया, लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो हम कहेंगे बी, सी और डी सही है, जो कि हमको ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है, बी, सी और डी, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अजर्सन रीजन से पूछा है। अजर्सन है, अभिकथन है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्यकाल या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स होगा, मतलब कोई निश्चित क्षण नहीं है कि बच्चा इसी स्टेज में किशोरावस्था में जाएगा। आपको पता होगा हर किसी में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग तरीके से होते हैं, तो हर बच्चे की जो ग्रोथ होती है फिजिकल, वो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग एज में होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे अभिकथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी सही है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे आप कहें मेंटल हो, चाहे सोशल हो, वो प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आप थोड़े बड़े हुए तो कल थोड़े छोटे हो जाएंगे, जी नहीं, डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। जैसे आज आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपका हाथ जितना लंबा है 2-4 दिन बाद थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि विकास आपका पीछे नहीं जाता है, वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो हमारा कारण भी यहाँ पर सही है। तो हम कहेंगे ए और आर दोनों सही हैं, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। किस तरीके से? पहला है, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, और विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो ये कह रहा है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो वो कर सकता है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके, ठीक है, यानी कि रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं। क्यों? ये कह रहा है बहुत कम अपेक्षाएं रखना, बच्चों से कम अपेक्षाएं नहीं रखनी है। जितना आपने पढ़ाया है और जो बच्चे की एबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए उतनी अपेक्षाएं आप बच्चे से रख सकते हैं कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया है बच्चे को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, बच्चे को दंडित करना, दंड कभी नहीं देना है, और बच्चों से बहुत कम उम्मीदें करना, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। छात्रों को स्वायत्तता और पहल को उसको पुरस्कृत भी करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब बच्चों को अप्रिशिएट आपने करना है। अच्छा काम किया है तो अच्छा बोलना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर अभी तक ना आपने टैग वर्ड्स वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार देखिए, क्योंकि अगर आप टैग वर्ड समझ गए तो आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। जैसे दंड देना, कम उम्मीद रखना, कम अपेक्षाएं रखना, ये सब मैंने आपको वहाँ समझाया है कि नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं और ये सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो टैग वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। किस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियोज़ में बताई हैं। इसी वीडियो के नीचे फ्रेंड्स आपको एक लिंक मिल जाएगा सीटेट ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स करके, वहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड अलग अलग आपको करवाए हैं। जाकर एक बार आप चेकआउट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है ना मैंने खुद भी फॉलो करी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को भी समझा पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ में कमेंट करके बताएं कि आज आपने कितना स्कोर किया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। साथ में हमारी अदर क्लासेस भी चल रही हैं, आप गद्यांश पद्यांश वाली भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि कैसे आप गद्यांश और पद्यांश में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ला सकते हैं। एक बार आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।